जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के जो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, घटना चक्र देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें घटना चक्र से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर आप बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के घटना चक्र बुक से पढ़े थे तो आपको पता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष भारत का कहा जाता है। ये एक राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्र गुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे और सभी क्वेश्चन का जो फैक्ट होगा वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, आनंद मठ किसने लिखा? तो आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला, मृणालिनी, आनंद मठ आदि है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी, गरम दल और नरम दल कब अलग हुए? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी, गरम दल, नरमपंथी यानी ठंडे दल से अलग हुए। तो देखिए, कांग्रेस से 2 भाग में बट गया था और यह 1907 का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था। आपको बता दें कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस से 2 भाग में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता थी। आप सभी जानते हैं कि उग्रवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था सूरत अधिवेशन 1907 का, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। आगे देखिए, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? आप सभी जानते हैं श्याम कृष्ण वर्मा ने। श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 में तथा इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और फटाफट सही जवाब बताएंगे कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन नेता नरमपंथी था? कौन नेता नरमपंथी था? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो नेता थे ये नरमपंथी थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं के दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे और रास बिहारी बोस को 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, सूरत अधिवेशन का। आगे देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती एनी बेसेंट विल बी राइट आंसर।
होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसका अध्यक्षता जोसेफ बतिस्ता ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडायर में की थी। आगे देखिए 8 नंबर, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना तो आप सभी जानते हैं 1884 में। इंडियन नेशनल यूनियन की जो स्थापना है 1884 में की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम एवं हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 में की। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में A.O. ह्यूम ने की, तो इसकी पहली अध्यक्षता किसने की? तो 1885 में बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपका WC बनर्जी ने किया था। आपको ये क्वेश्चन व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? जल्दी से बता, 9 का फटाफट सही जवाब बता। तो देखिए आप सभी जानते हैं ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और इसके बाद में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानने का निश्चय किया गया। आपको बता दें 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो आप सभी जानते हैं 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? जल्दी से 11 का सही जवाब बता। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो आपको बता दें कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होना, साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसीलिए जब रेलवे स्टेशन पर आया था तो उसका गो साइमन का नारा लगाया जा रहा था। तो लाला लाजपत राय के माथे पर जो है लाठी चार्ज के दौरान चोट लग गई, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आप पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य है कि यहाँ के लोग और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया। क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि घटना चक्र से सभी क्वेश्चन को उठाया गया है और घटना चक्र से हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो 12 का देख लीजिए, इसका सही जवाब ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। आपको बता दें वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमज मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल वार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू की गई थी। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन यानी अरवदा जेल पूना में प्रारंभ किया। परिणामतः पूना पैक्ट संपन्न हुआ। समझे कि नहीं? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है आप सभी जानते हैं किसने किया था। तो अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भकना थे, केसर से उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला। तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ लाला हरदयाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ?
तो लाहौर अधिवेशन में हुआ शायद, देख लीजिए। नहीं, बम्बई अधिवेशन में 1942 में बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। आपको बता दें कि इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और 9 अगस्त 1942 को ही बम्बई अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो 1275 पदों पर नई भर्ती निकली हुई है, उसका पीटी जो है बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा और इस किताब में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाता है, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं बिहार दरोगा का जो एग्जाम है बीपीएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कंडक्ट करवाता है और 1275 पदों पर नई भर्ती भी निकल गई है। तो इसमें सबसे पहले आपको पीटी देना होगा और पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पीटी में यहाँ पूरा सिलेबस देख लीजिए। करेंट और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 नंबर का। पूरा यहाँ जो सिलेबस है वो आपको पीटी का सिलेबस दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस बुक को तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, उसका भी इसमें सेट दिया गया है और प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, सभी क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीटी पास कीजिएगा तभी मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो बिहार दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले पीटी पर आपको ध्यान देना होगा और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ करंट अफेयर देख सकते हैं, हिस्ट्री का देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके जो है लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और व्याख्यात्मक उत्तर मिलता है, ताकि आपको किसी से किसी प्रकार का कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी मार्केट में भी आपका यह बुक मिल जाएगा। तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है, जल्दी से बताएं, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्रिया अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जा सकता है। आगे देखिए, इनमें कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? 16 का सही जवाब बताएं। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य है, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी सही है। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता होना चाहिए, भले वो संसद हो या नहीं हो। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यता वर्णित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित योग्यता है? तो आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में साफ साफ लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष का हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का सभी योग्यता रखता हो, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। आगे देखिए, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखिए, 1 महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी 1935 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत यह लिया गया है, जो संविधान के 16वें संविधान के कितना है 18वें में अनुच्छेद, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित, जिसमें 3 प्रकार के आपात, राष्ट्रीय आयात, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की बात की गई है। आगे देखिए, 18 नंबर मंत्री परिषद है। फटाफट 18 का सही जवाब बताएं। मंत्री परिषद क्या होता है? व्हाट इज मंत्री परिषद? तो देखिए, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। मंत्री परिषद जो होता है कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। संविधान का अनुच्छेद 74 जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। आगे देखिए, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है।
तो 19 का ऑप्शन भी राज्य के असंचित निधि से बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। आपको बता दें कि राज्यपाल का जो वेतन हो गया, जो भी उसको भत्ते हो गया, विशेष अधिकार का उपभोग करने का अधिकार है, तो उसको जो है भारत सरकार अधिनियम 1982 के तहत वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की जो भी भत्ते हैं उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(3) के राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन जो होता है 3.5 लाख महीना होता है। आपको बता दें कि जो गवर्नर होते हैं, जैसे बिहार के गवर्नर है विश्वनाथ अलंकर, इनका जो अभी सैलरी होगा वो 3,50,000 होगा। आगे देखिए भारत का प्रधानमंत्री, तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। जैसे बीजेपी के सत्ता दल है बीजेपी, और उनका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होते हैं वो सत्ता दल के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। आगे देखिए एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जल्दी से बताएं, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल, 3 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आर्टिकल 153 कहता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी हाँ। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? अब आप हमें जल्दी से बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो आपको बता दें मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा संघ लोक सेवा के सभापति और दूसरे सदस्य को। यूपीएससी के जो आयोग अध्यक्ष होंगे उनको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। आपको बता दें कि यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया प्रावधान आर्टिकल 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्य को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ये परीक्षण किया जाता है, और ये जो लिया गया है ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति, ये जो है यूएसए से लिया गया है, जिसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आगे देखिए राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, राज्यसभा में राज्यों को क्या प्राप्त होता है जी? तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो राज्यसभा में उसके सदस्य भी अधिक होंगे, समझे कि नहीं? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या जो है अधिक है। ये 4थी अनुसूची में वर्णित है। ये जो वर्णन किया गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक रहेगी उसके राज्यसभा सदस्य भी अधिक रहेंगे, तो ये 4थी अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 31 उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की। आगे देखिए भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है तो राज्यों का संघ, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य के क्षेत्र में के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आगे देखिए भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, जल्दी से बताएं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं तो लोकसभा से लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर जो सदस्य हैं लोकसभा से लिए जाते हैं। 26 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी हैं। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, समझे कि नहीं?
अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल कर दिया गया। आपको बता दें, पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार रह गया है। आगे देखिए, 26 सितंबर 1925 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। तो आपको बता दें, ये आपका धनबाद में 26 सितंबर 1950 को गजली टांड कोलियारी खदान धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी, जिसमें 439 लोग मारे गए थे। आगे देखिए, 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया? जल्दी से बताएं। तो ये आपका जो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित था। आगे देखिए, इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था? तो आपको बता दें, इसमें से जो सीरिया था वो विश्व कप 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो 2001 में सबसे पहले जो है ये आपको बता दें, आशा भोसले को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे देखिए, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो ये आपका कौन सा है? तो झारखंड है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसके सृजन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर किया गया। तेलंगाना देश का 29वां राज्य जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया, जिससे वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। आपको बता दें, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप को संयुक्त रूप से 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, नहीं तो 9 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। देखिए, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो आपको बता दें, अभी तक कोई ऐसे भारतीय नहीं है जो रसायन शास्त्र में, जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते होंगे। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम बताएं? तो ये आपका डिक चेनी। आगे देखिए, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है 4 बार प्राप्त किया है? तो ये आपका शबाना आजमी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक घटना चक्र था, कल भी घटना चक्र का क्लास अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे ही क्लास लाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।